हेलो दोस्तों, मैं योगेश तिवारी एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम शुरू करेंगे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। आज से स्टार्ट करेंगे। आज पहला लेक्चर है और यह मेनली एलएलबी और बीएलएलबी में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में लगभग 70 से 60 टू 70 क्वेश्चन पॉलिटी के ही रहते हैं एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में। तो उसके पर्पज़ से ये वीडियो या लेक्चर शुरू हो रहा है, जिसमें जो आपके एग्ज़ाम के पहले 1 हफ्ते पहले ही समाप्त कर देंगे, लगभग 15 से 20 दिन, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और जो आपको एक पूरा मैटर प्रोवाइड करेंगे, ये तभी होगा जब आप चाहेंगे। अगर आप सहयोग करते हैं, वीडियो सपोर्ट करते हैं, तो लेक्चर ये वीडियो आते रहेंगे। और जैसे ही ख़त्म होता है पॉलिटी, एक-एक टॉपिक ख़त्म होती हैं, उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये तभी संभव है आपके सपोर्ट से। अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, जिसका आंसर पूछते हैं, तो ये वीडियो लगातार आपके एग्ज़ाम तक इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और इसके अलावा राज्य व्यवस्था भी पॉलिटी है। पॉलिटी के बाद और जो चैप्टर बचते हैं, जैसे हिंदी भी आ सकती है, अगर हिंदी है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी होंगे। और जो सिलेबस है आपके सिलेबस में, वो 1 महीने के अंदर इस 30 दिन में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, अगर आप लोग सहयोग देते हैं तब। नहीं तो हम सिर्फ पॉलिटी जो मेनली चीज़ आती है पॉलिटी में, उसको पढ़ाकर उस पे क्वेश्चन थोड़ा बहुत कराएँगे। उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, अगर साथ देंगे, तो आगे भी इसी प्रकार से लगभग आपके एग्ज़ाम तक लगातार क्वेश्चन होते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट इस प्रकार से सॉल्व करते रहेंगे हम लोग। तो आज शुरू करते हैं पहला लेक्चर पॉलिटी का। पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य है और व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब एक सिस्टम, एक तरीका। राज्य मतलब राज्य करना, अर्थात किसी जगह, किसी स्थान पर राज्य करना। राज्य करने का तरीका कैसा होगा, रूल कैसा किया जाएगा वहाँ पर, उसके बारे में पॉलिटी ये राज्य व्यवस्था में पढ़ने के बाद हमको पता चलती है। अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो इंडिया में जैसे कि है इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत में राज करने की व्यवस्था कैसी व्यवस्था बनाई गई है कि भारत में लोग राज कर सकें, शासन चला सकें, उसके बारे में पॉलिटी में विस्तृत रूप से बताया गया है। उसके लिए एक रूल बुक लिखी गई है, जो हमारे संविधान के नाम से जानी जाती है, जिसमें सभी प्रकार की पूरी वर्णन किया गया है कि कैसे रूल है, क्या नियम है हमारे देश में राज करने का। उन सभी के बारे में विस्तृत वर्णन उस संविधान में, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में किया गया है। तो पहले तो जान लेते हैं राज्य क्या होता है। राज्य की परिभाषा दी गई है कि जहाँ पर भूमि है, नंबर 1 क्या होनी चाहिए आपके पास, तो भूमि होनी चाहिए, जनसंख्या पॉपुलेशन होनी चाहिए, और वहाँ पर एक गवर्नमेंट होना चाहिए, और संप्रभुता होनी। संप्रभुता मतलब मैं हूँ। संप्रभुता मतलब क्या? मेरा निर्णय। अगर मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो किसी के आर्डर पर नहीं पीना है, ये मेरा निर्णय है, मैं पानी जाके पी सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड सोवर्निटी। यह है संप्रभुता, मतलब मेरा निर्णय। तो भारत के पास निर्णय है अपना लेने का। वह अगर किसी के साथ व्यापार करना चाहता है, तो अगर मान लो अमेरिका के साथ व्यापार करता है, तो वह रूस से नहीं पूछने जाएगा कि हम अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं। उसका स्वयं का निर्णय है कि वह अमेरिका के साथ व्यापार या ट्रेड करेगा। तो वो आपका संप्रभुता है। ये चारों चीज़ें किसके पास है? भारत के पास है। तो भारत क्या हुआ? इंडिया क्या हुआ? इंडिया एक आपका राज्य हुआ। अगर इन यूपी की बात करें, तो यूपी के पास भी भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है, पर सॉवर्निटी संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता नहीं है क्योंकि अगर यूपी कोई माल या सामान ट्रेड करना चाहता है विदेश से, तो पहले उसको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी, उसके पश्चात ही वहाँ से ट्रेड कर सकेगा। तो उसके पास अपना स्वयं का निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। आगे बात करते हैं कैसे पढ़ेंगे। पहला जो इसमें अध्याय हम पढ़ेंगे, वो संविधान के रूप में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद
शासन के अंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। संविधान एक रूल बुक है जिसके माध्यम से हम भारत में कैसे राज करना है उसके बारे में बताया गया है। अगर हम उसकी परिभाषा देखते हैं संविधान की, तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी सरकार को शासन करने की वैधता प्रदान करता है। मतलब संविधान क्या है कि हमारे देश में शासन कैसे करना है उसकी वैधता हमारे सरकारों को प्रदान करती है। अब जब सरकार बनती है तो उसके मतलब जो हमारी राज्य है, इस शासन के 3 अंग बताए गए हैं। पहला है आपका विधायिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कानून बनाने का काम कौन करता है? एक्ट कौन लाता है? कहाँ आता है? विधायिका में ही आता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो आपका, चाहे वो आपका राज्यसभा, और दोनों सदनों में से किसी भी सदन में बिल लाया जा सकता है। एक दो बिल को छोड़कर, उसको जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर उसको पढ़ेंगे। और सभी बिल लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी आ सकता है। राज्यसभा में आता है तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में आता है तो राज्यसभा में जाएगा। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के पास जब तक हस्ताक्षर नहीं करता है वह बिल रहता है, अध्यादेश रहता है। जैसे ही प्रेसिडेंट अपना अनुमोदन या उस पर साइन करता है, वह तुरंत ही यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जैसे ही जाएगा और वो प्रेसिडेंट यहाँ से साइन करेगा, तो उसके बाद ये जो बिल है वो एक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे CAA है और वो एक्ट बन जाता है CAA। पहले तो CA भी था, फिर CAA हो जाता है। इस प्रकार से एक्ट बनते हैं। कार्यपालिका कार्यपालिका क्या करती है? जो यहाँ पर एक्ट बना हुआ है, मान लो नागरिकता अधिनियम बना है, सिटीजनशिप एक्ट बना है, या रिसेंट में ले लेते हैं CAA बना है, तो उसको लागू कराने का काम किसका है? कार्यपालिका का काम है लागू कराने का। फिर अगर उस एक्ट का दुरुपयोग होता है या कोई भी कमी होती है उस एक्ट में, या अच्छाई होती है, या कोई उसके खिलाफ वो पिटीशन डालता है न्यायालय में, तो न्यायालय क्या करता है, जुडिशरी क्या करती है, उसकी जांच करती है और उस कानून की रक्षा करती है। अगर अच्छा कानून है तो उसकी रक्षा करेगी। अगर कुछ खराबी है, मतलब उसको कुछ लगता है गलत है, तो वो उसको मना भी कर सकती है, और उस कानून को रद्द भी करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। ये आपका 3 चीज़। और संवैधानिक और संविधानोत्तर निकाय। संविधानिक जो संविधान में वर्णित है, संविधानोत्तर जो संविधान में नहीं वर्णित है। संविधान में जैसे आपका UPSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 315 से 323 के बीच है। उसी प्रकार अगर AGI की बात करें, CAG की बात करें, AGI आर्टिकल 76 के बारे में है। और जैसे इसी प्रकार से और भी संस्थाएं हैं, चुनाव आयुक्त हुआ, ये सब हुए। और गैर संवैधानिक जैसे नीति आयोग, CBI, लोकपाल। हाँ, लोकपाल एक्ट आया था 2013 में, बिल आए थे 2013 में, उसी समय शायद एक्ट भी बन गया था। इसके बारे में पढ़ना। और हाल ही में भारत का पहला लोकपाल कौन सा है, इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब चलते हैं संविधान सभा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बना है उसके लिए सबसे पहले तो एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था, कि बिना संविधान सभा के संविधान सभा के संविधान का निर्माण नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले हमारा 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, जो अखिल भारतीय स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी उस समय के रूप में उभरती है। और इसका जो श्रेय जाता है, इसके गठन का A.O. ह्यूम साहब ने किया था। तो उसमें पहली बार 1895 ईस्वी में पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी उसके द्वारा। फिर धीरे धीरे उसके बाद भी आता है
अगर वो पढ़ते हो आप 1919 का मार्ले मिंटो सुधार आता है, जहाँ पर चुनाव मुस्लिम और पृथक चुनाव की बात कही जाती है। फिर 1919 का आता है। इस प्रकार से धीरे-धीरे बढ़ता है, 1919 में आता है। फिर 1900 रोलेट एक्ट आता है, फिर 1919 में, फिर उसके बाद साइमन कमीशन भी बाहर आता है जो उसकी जांच करता है। फिर 1995 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, जो बहुत सी चीज़ें इसी से ली गई। हमारे संविधान की अधिकतर चीज़ें यहाँ से जैसे का तैसे लिखा गया है। तो उसके बाद फिर 1922 ईस्वी में यंग इंडिया में संविधान सभा की मांग करते हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा मांग किया जाता है। फिर अगर आधिकारिक रूप से बात करें तो संविधान सभा की मांग 1934 में बी.एन. राव साहब ने की थी। बी.एन. राव ने 1934 में आधिकारिक संविधान सभा की मांग की है। तो फिर ऐसे चलता है। फिर वो धीरे-धीरे फूट पड़ना शुरू हो जाता है पृथक चुनाव को लेकर, कि हम मुस्लिम लीग कहते हैं हम अपना अलग से संविधान सभा का निर्माण करेंगे, हमको अलग से पाकिस्तान चाहिए। इस विषय में फिर 1939 का चुनाव 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, जहाँ पर ज़बरदस्ती कांग्रेस भारतीयों को युद्ध में ढकेल देते हैं। उसके विरोध में 8 जगह से, जहाँ से जीते हुए थे कांग्रेस के लोग, एक साथ इस्तीफ़ा दे देते हैं। और जिस दिन इस्तीफ़ा देते हैं उस दिन मुक्ति दिवस के रूप में ये लोग कौन लोग अपोजिट किया था, मुस्लिम लीग लोग मनाते हैं मुक्ति दिवस। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि वहाँ से भी फूट पड़नी शुरू हो जाती है हिंदी और मुस्लिम के बीच में, जो अंग्रेज़ों ने बीज बोया था और वो आज भी चल रहा है। फिर 1940 में वही मनाने आते हैं, अगस्त प्रस्ताव लेकर लॉर्ड लिनलिथगो साहब आते हैं और फिर संविधान सभा की बात कहते हैं, जैसे भी युद्ध में आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम संविधान सभा, उसके बाद जैसे ही ख़त्म होता है संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। फिर 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। ये डेट याद कर सकते हैं, कभी-कभी हिस्ट्री में पूछ सकते हैं क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आते हैं। ये भी वही काम करते हैं, युद्ध के बाद संविधान सभा निर्मात्री सभा के गठन, और जो संविधान बनेगा वह भारतीयों द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात कही। 1945 में बेबल योजना आती है, जो ये सभी चीज़ें यहाँ पर सक्सेस नहीं होती। फिर जो सक्सेस होती है वो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसमें एलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस क्रिप्स, जो पहले क्रिप्स साहब आ चुके थे, पैथिक लॉरेंस हेड बनते हैं। ये जिन्ना साहब को समझाते हैं कि हम देखो भैया, हम चल रहे हैं चुनाव कराने, 389 सीट हमने तय की है और इन 389 सीट पर हम कराएंगे चुनाव। क्या कराएंगे? हम कराएंगे चुनाव। तो ऐसा करो कि भैया आप तो क्यों आप पाकिस्तान मांग रहे हो अलग से? 389 सीट है, इसको बहुमत अपना साबित करो, संविधान सभा आप बना लो। तो कांग्रेस वाले नहीं बना पाएंगे, आप बनाओ। तो जिन्ना इस पर सहमत हो जाता है। फिर 389 सीटों पर चुनाव होता है। 389 सीटों पर चुनाव होता है। इसमें 2 कैटेगरी में सीटें बाँटी जाती हैं। एक तो आपका 286 सीट में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 93 सीट जो दी जाती हैं वो मनोनीत के द्वारा देशी रियासतों को दी जाती हैं, कि कोई भी रियासत अपने यहाँ से किसी एक को भेज सकता है। और इन 286 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस 208 सीटें जीतती हैं और भी जो दल होते हैं इलेक्टोरल पृथक चुनाव की यहाँ पर बात कही जाती है। टोटल 211 मेंबर जीतते हैं और 211 मेंबर संविधान सभा के पहले दिन आते हैं, जहाँ पर 16 अगस्त को इसी दिन रिजल्ट आता है कि कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं 16 अगस्त 1946 को, और इसी दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मतलब हिंसा इसी दिन से शुरू हो जाती है भारत में, दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। और नवंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन कांग्रेसियों द्वारा कर दिया जाता है। पहले दिन अगर संविधान सभा की बात करें तो 211 मेंबर थे।
संविधान सभा में उपस्थित हुए थे। नवंबर 1946 में क्या हुआ भैया? संविधान सभा का गठन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण, फॉर्मेशन हो चुका है। अब शुरू होती है बैठक। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और इस पहली बैठक में क्या होता है कि एक अस्थायी सबसे बुजुर्ग, उस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सम्मान के तौर पर अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। और उस समय अगर 1946 की बात करें तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी साहब थे। और जेपी कृपलानी जी ने ही पहली बार सेंट्रल हाफ ऑफ पार्लियामेंट हाउस में पहला बार इन्होंने एड्रेस किया था, मतलब वाचन पहली बार बोले थे इन्होंने। और ये फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जो था उसमें हुआ था। एक दिल्ली में चैम्बर पुस्तकालय है, उसी में इसका उद्घाटन बैठक हुई थी, जहां पर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग थे उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और पहली बार जेपी कृपलानी साहब संविधान सभा को संबोधित करते हैं। फिर 9 दिसंबर और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर बी.एन. राव को बनाया जाता है। हरेंद्र कोमर मुखर्जी को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। फिर इसके 2 दिन बाद मतलब 13 दिसंबर, इसके 2 दिन बाद क्या आएगा? 13, सब 2 दिन का खेल, 2 दिन चल रहा है ना, 2 दिन, 9 से 2, 9 से 11, 11 से 13, 2 दिन याद करिए। तो 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऑब्जेक्शन रेजुलेशन रखा है, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन रखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की सर्वसम्मति के साथ पास कर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पास कर दिया जाता है संविधान सभा द्वारा। तीसरी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। वहां पर बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, जेपी कृपलानी पहली बार बोलते हैं संविधान सभा में। फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जेपी और एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बनते हैं। लीगल एडवाइजर बी.एन. राव को नियुक्त किया जाता है। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन संविधान सभा में लाते हैं और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से संविधान सभा द्वारा वह उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। उद्देश्य में था कि हमारा संविधान कैसे होगा, इसी प्रकार से हमारा संविधान दिखेगा, वो था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या उद्देश्य होगा? बिना उद्देश्य के हम तैयारी थोड़ी न करते हैं। अगर आपका उद्देश्य है तो तभी तो तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य एग्जाम देना है तो तैयारी करेंगे। उसी प्रकार उनका उद्देश्य था संविधान बनाना, तो उसके लिए उन्होंने एक उद्देश्य लिखा कि हाँ भैया ऐसे ऐसे हमको करना है। अगर आप भी टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे तो सक्सेस होना ही है सबको, तो वही काम है, उन्होंने भी लाया उद्देश्य प्रस्ताव। सबसे महत्वपूर्ण, फिर लगभग 211 सदस्य थे संविधान सभा के लिए, तो बहुत बड़ा क्षेत्र था भारत के पास कि उसमें अलग अलग चीज़ों के लिए कई क्षेत्र में काम करना था। तो उसके लिए समितियां बनती, कमेटी बनती, जैसे मूल अधिकार की कमेटी हुई, प्रांतीय कमेटी जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार सरदार पटेल,
इसी प्रकार से कई कमेटियाँ बनती, लगभग 16 से 20 कमेटियाँ, जिसमें हर में 10-10 मेंबर बनाए जाते हैं, 10-12 जैसे बनते हैं। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी बनती है, आज़ादी के 14 दिन बाद, मतलब 29 अगस्त 1947 को, जिसको बोलते हैं प्रारूप या मसौदा या ड्राफ्ट कमेटी बनती है। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इनमें अन्य सदस्य टी कृष्णमाचारी, कन्हैयालाल मुंशी, एन माधवराव, मोहम्मद सादुल्लाह, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल गोपाल स्वामी, ये कुल मिला के 7 लोग थे ड्राफ्ट कमेटी के थी। ड्राफ्ट कमेटी का काम था कि जो अन्य कमेटियाँ थी जो बनाएंगी वो इनके पास सौंपेंगी, और फिर ड्राफ्ट कमेटी क्या करेगी, उसको पढ़ के एक के ऊपर एक लगा के एक मोटा सा तैयार कर देगी जिल्द, एक बन जाएगी किताब। सभी लोग अपना अपना खर्रा ला के देंगे, पन्ना जो बनाएंगे लिखेंगे, तो यहाँ पर इकट्ठा होगा एक जगह, तो मोटा सा हो जाएगा। तो वहाँ पर जो जो ठीक लगेगा, जहाँ लगेगा उसको लगाते हुए इनका काम था कि देखना, उसको जोड़ देंगे। फिर पहली बार 21 फरवरी 1948 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो लोगों के सामने रखा जाता है लगभग 8 महीने तक, और उनसे मांगा जाता है जवाब, उनसे मांगा जाती है सलाह। तो कई सलाह आते हैं और उसको ऐड भी किया जाता है। फिर शुरू होती है, अब वो संविधान बन चुका है, सभी चीज़ें हो चुकी, अब उसकी करनी है रीडिंग। रीडिंग इसलिए, अगर कोई भी गलती होती, कोई चीज़ छूट गई है, तो उसको हम पुनः पुनः जिससे इसमें ऐड कर सकें। तो पहला वाचन जो होता है वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच में किया जाता है। द्वितीय वाचन जो होता है वो 15 अक्टूबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया जाता है। और जो थर्ड रीडिंग होती है वह होती है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलती है। और इसी 26 नवंबर 1949 को, इसी जो 26 नवंबर 1949 है, इसी दिन हमारे संविधान को संविधान सभा द्वारा एडॉप्ट कर लिया जाता है। और कुछ प्रारूप यहाँ पर भी इनैक्ट मतलब लागू कर दिया जाता है, जैसे जीने का अधिकार हुआ, कुछ जो महत्वपूर्ण लगभग वो सभी चीज़ें यहाँ पर दे दी जाती हैं कि आप लोग भी यहाँ पर जी सकते हैं। जैसे नागरिकता हो, निर्वाचन हो, अंतरिम सरकार का भी गठन हो जाता है। इस चीज़ें जो जो होती हैं सब यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रारूप, कुछ संविधान, कुछ आर्टिकल लागू कर दिया जाता है तुरंत ही। तो और इसी दिन क्या होता है, एक चीज़ और होती है, इस दिन को मनाया जाता है विधि दिवस। कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो विधि दिवस जो मनाया जाता है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर अंतिम बैठक, अब तक यहाँ पर कितने सेशन हुए थे, 11 सेशन में ये काम हुआ था। 11 सेशन मतलब 11 बैठकें हुई थी, 11 सेशन किया गया था, तब ये जाके हमारा संविधान बना हुआ था। फिर एक अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत भी यहाँ पर एडॉप्ट कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। और जब अंतिम दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान सभा में थे, वहाँ पर 284 लोगों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर साइन किया था। 211 थे, 211 से अंतिम दिन 284 हो गए थे। और अब बात करें तो सबसे अधिक जो संविधान सभा थी, संयुक्त प्रांत से कुल 55 मेंबर आए हुए थे। और सबसे और जो अगर देसी रियासत की बात करें तो सबसे अधिक मैसूर देसी रियासत से 7 मेंबर आए हुए थे। और एक बात, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जहां से संविधान सभा में कोई भी मेंबर उपस्थित नहीं हुआ था। ये संविधान भी बन गया, लागू भी हो गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और 26 जनवरी 1950 को
पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया जाता है, जिसमें 395 आर्टिकल, 22 भाग, 8 शेड्यूल हैं। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। टोटल 11 सेशन होते हैं, जिसमें 15 महिलाएं थीं। इस संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। अगर 64 लाख रुपए के लगभग खर्च हुआ था। और एक बात करें, अगर पाकिस्तान और भारत का बंटवारा होता है तो एक सीमा आयोग बनाई जाती है। सीमा आयोग के हेड बनते हैं रेडक्लिफ साहब। कौन बनता है सर? रेडक्लिफ जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं। और जो पाकिस्तान और भारत की सीमा की रेखाएं हैं उसको किस नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहाँ पर संविधान सभा कैसे बनती है और संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया है, संविधान कैसे बनता है, उन सभी के बारे में लगभग जितने भी एग्ज़ाम से क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने देख लिया है। अब अगला जब पार्ट होगा इसका, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिया गया है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे और बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप देखते हैं वीडियो तो आसानी के साथ आप इस पॉलिटी से तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितना आप लोग यहाँ पर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन भी कराएंगे। इसका ये ख़त्म हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला, तो इसका भी क्वेश्चन जल्द आएगा। और टेलीग्राम चैनल पे अभी नहीं है, जल्दी उस पे आएंगे। अगर आप लोग वहाँ पर कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कुछ होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा और क्या अगला पार्ट भी बनाया जाए।